अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम गुज़िश्ता कई दिनों से कई एतबारों से मुख्तलिफ क्लासें मुनक़्क़िद करते चले आ रहे हैं, जिसमें कानून मुफ़रद आज़ा के तहत हम मुख्तलिफ मुबादियाती उसूलों को समझ रहे हैं कि इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है और किस तरीके से कानून मुफ़रद आज़ा के हम तशख़ीस और इलाज के अंदर उसूल व क़वानीन पे अमल करते हैं। उसी सिलसिले में हम तहरीक को गुज़िश्ता दफ़ा पढ़ रहे थे इंसानी जिस्म के अंदर के तहरीकात के अंदर जब हम तहरीक, तस्कीन, तहलील की बात करते हैं तो बेसिकली जिस्म के अंदर हमारे क्या हो रहा होता है, जिसको देख करके हम तहरीक, तस्कीन, तहलील कहते हैं। एक तो ये तहरीक, तस्कीन और तहलील हमारी इस्तिलाहात कानून मुफ़रद आज़ा की हैं। अब उसको एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल अंदाज में भी हमने समझना है, जिसके समझने के लिए मुसलसल क्लासेस चल रही हैं। आज की क्लास के अंदर एक मतलब हम शॉर्ट रिव्यू करते हुए और अपने सबक को अब आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा था कि हमारी ये आर्टरीज हैं, हमारी इस आर्टरीज में से किस तरह से जो मवाद होता है, नरिशमेंट होती है, ऑक्सीजन होता है, वो इन सेल्स को मिलता है। जब इन सेल को यहाँ मौजूद ट्रांसपोर्टर्स की मदद से, ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ये आर्टरी है, आर्टरी में से जो शॉर्टेस्ट फॉर्म बन जाती है वो आर्टरी होती है, कैपिलरी होती है, जिसके अंदर से एक वक्त में सिर्फ एक रेड ब्लड सेल गुजरने जितनी गुंजाइश होती है और उसमें से ऑक्सीजन भी इनको सेल्स को दिया जाता है और नरिशमेंट जो इस टिश्यू के एतबार से ये टिश्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस टिश्यू को, और टिश्यू कंसिस्ट होता है मुख्तलिफ सेल्स के मजमूए पे। तो इस सेल्स के एतबार से इसको जो ग़िज़ा फराहम की जा रही है वो यहाँ पर हमने इसको तरतीब से पढ़ लिया, देखा गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर एक प्रेशर होता है जिसमें जो आमतौर पे 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का एक प्रेशर होता है जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जरिए से यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी यहाँ 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इंटरस्टेलर एरिया जो आ रहा है बीच में, यानी सेल्स और कैपिलरी के दरमियान का जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का एक हाइपोथेटिकली हमने एक प्रेशर, एक फर्जी प्रेशर समझा है समझने के लिए कि इस प्रेशर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ग़िज़ा या नरिशमेंट की जो भी चीजें हैं वो ट्रांसफर होती हैं। और ये यहाँ पर जब ब्लड के अंदर होती हैं तो वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब वो इस जगह से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, जो जाकर के सेल्स का हिस्सा बनती हैं। और अब इन सेल्स का भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं जो इन सेल्स के लिए जरूरी नहीं है, वो ये सेल खारिज कर देते हैं और वीनस सिस्टम के जरिए से, अब चूंकि यहाँ पर 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर था, 20 मिलीमीटर यहाँ था, तो 5 को रेजिस्ट कर देगा तो बकाया 15 बचेगा। तो 15 के प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट जो नरिशमेंट थी वो रिलीज हो गई। अब जब 15 यहाँ पर आगे 5 यहाँ पहले से मौजूद था तो यहाँ 20 हो जाएगा, और जब यहाँ 20 हो जाएगा और ये कंजप्शन इसके अंदर चलेगी तो यहाँ 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक प्रेशर हम हाइपोथेटिकली तस्वर करते हैं समझने समझाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट उस टिश्यूज में जाकर के कोई प्रेशर नापता नहीं है, लेकिन जो एनाटॉमिकली पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसको हम समझ लें। उसके तहत जब यहाँ पर अब हाई प्रेशर हो गया और यहाँ ऊपर लो प्रेशर है, वीनस सिस्टम है, ये वीनस सिस्टम है, वेन्स है हमारी जो कि हमारी सारी कनेक्ट होती हैं पूरे जिस्म से, और नीचे वाले हिस्से से जो आती हैं वो इंफीरियर वेना कहवा होती है, ऊपर से जो आती है हमारे दिमाग और हमारे गले से, हमारी आंखों से जो फासिद मवाद को लेकर के, फासिद खून को लेकर के वीनस सिस्टम आता है वो सुपीरियर वेना कहवा है, और ये दोनों मिलकर के दिल के अंदर जाते हैं और दिल के अंदर राइट चैम्बर में जमा होते हैं, और वहां से पूरा प्रोसेस है जो हम अगली पूरी क्लास के अंदर तफसील से पढ़ने वाले हैं। और फिर हमारे जो दूसरे दिल के हिस्से से सप्लाई हो जाती है, ये पूरा खून का एक निजाम तरतीब से चलता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से वेस्ट जो प्रोडक्ट्स थी वो वीनस सिस्टम के अंदर दोबारा पिक कर ली गई और ये यहाँ से मूव करके और दोबारा कल्ब की तरफ चली जाएंगी, जो कि हमारे फेफड़ों में और दीगर जगह पे जाएंगी सफाई के लिए। और यहाँ पर हमारे आर्टरीज के अंदर देखा कि यहाँ से ब्लड आ रहा है और ये अपने नरिशमेंट और ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा था, ये हमने छोटा सा इशारे के लिए बनाया है यहाँ पर हमने कि ये ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे चीजें जो यहाँ पर वीनस सिस्टम नहीं उठा सकता, ऐसा कोई प्रोडक्ट खून के जरिए से आ गई हो या इसमें से निकल करके आई हो या पड़े पड़े वो रुक गई चीज, कोई भी प्रोडक्ट, थ्रोम्बोसिस, टुकड़ा, कोई छोटी चीज, लेकिन वो उसका साइज मैटर करता है कि वो इसके अंदर जा नहीं सकती, उस साइज में थोड़ी बड़ी है, तो उस साइज को, बड़े प्रोडक्ट को आमतौर पे लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से पिक कर लिया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल से ये कंसिस्ट हुई होती हैं, तो उसके अंदर एक गैप होता है, वो इस तरीके से चलती हैं,
यानी यूं उसका मुंह खुलता है, जबकि बाकी तमाम इसके अंदर जो फेनेस्ट्रेशंस होती हैं या पोर्स होते हैं और उनके दरमियान गैप होता है, वो गैप के अंदर से कोई प्रोडक्ट बाहर निकलती है जो इसके प्रेशर के लिहाज से निकलनी होती है। या फिर जैसे हमने यहां अपने पढ़ा था, हमने इसको बताया था कि जैसे ये दो सेल्स हैं, ये हमारी आर्टरीज के सेल्स, इसमें कंसिस्ट एपिथेलियल है। अब इसमें से कोई प्रोडक्ट ने आना है तो या तो ये इस जगह से आएगी, इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस, फेनेस्ट्रेशंस। या फिर बास सेल्स ऐसे हैं कि जहां पर ये फेनेस्ट्रेशन नहीं है बल्कि ये आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में गैप नहीं है, तो इसके अंदर फिर विंडो बनी हुई है जिनको पोर्स कहा जाता है, यानी खिड़की, पोर्स। फिर वो प्रोडक्ट इसमें से यहां पर ट्रांसफर होगी। तो ये सारे क्या है, ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ब्लड में या अपने मौजूद जो मवाद है उसको बाहर निकलने में मदद देते हैं। तो इनको एनाटॉमिकली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना ये फायदेमंद होता है कि आप इसको अपने पास स्टडी में लें। अच्छा, अब आपने यहां देख लिया कि यहां से ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था कि ग़िज़ा आई, नरिशमेंट आई और वेस्ट यहां से उठ गई, पिक कर ली गई और बकाया ऐसी प्रोडक्ट जो यहां से उठाई जा सकती है लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से, तो वो लिम्फेटिक डक्ट के जरिए से कलेक्ट होकर के वो भी बाकायदा दोबारा मुजरा सदर के अंदर से होती हुई खून में, दिल में शामिल हो जाती है और वहां से फिर वो फेफड़ों में और दीगर आज़ा के अंदर वो जाती है और जहां पर जाकर के प्रोसेस कर ली जाती है। अब हम एक काम यहाँ पर ये करने वाले हैं तहरीक को समझने के लिए कि आमतौर पे हम जो कहते हैं कि तहरीक जो पैदा हुई जिसने आज़ा को तेज कर दिया। अब ये एक अज़ू का एक टिश्यू है, हम कोई भी अज़ू का टिश्यू समझ लें इसको, एक अज़ू का ये एक टिश्यू है, ये हमारा मस्कुलर है। अब इस मस्कुलर सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट यहां से पास होकर के किसी तरह आ गई है, आ जाती है, एसिडिक होती है, कोई जहरीला मादा होता है, इसको हम कहते हैं इरिटेटिंग प्रोडक्ट या खराश कनंदा। क्या होता है? खराश कनंदा, जिसने खराश पैदा की, इरिटेट किया। इरिटेट किसको किया? सेल्स को, टिश्यू को किया, जो कि इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था, इनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन इसने आके इसको छेड़ा और जिसके नतीजे में ये तकलीफ में आ गए। जब ये तकलीफ में आ गए तो ये क्या करेंगे? ये मज़ाहमत करेंगे क्योंकि इनके फितरी माहौल के खिलाफ थी। तो अब ये प्रोडक्ट जो हम आगे मजीद तफसील से पढ़ेंगे किन किन जराए से वो पैदा होती हैं और आती हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि टिश्यूज को वो कैसे छेड़ती हैं। जब वो टिश्यूज को छेड़ेंगी तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? इसको खत्म करने की, इसको हटाने की, इसको भगाने की, इससे निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब इससे निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इस ब्लड के अंदर मौजूद जो हमारा मुदाफियाती निजाम है, मुदाफियाती निजाम जिस्म का, उसको कॉल देंगे। ये मुख्तलिफ अपने अंदर से इसको कॉलिंग साइंस देंगे, जो हम पूरी तफसील के साथ अलग क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉलिंग साइन जानते हैं और वो इस ब्लड सिस्टम के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, जिसके नतीजे में सोजिश का अमल शुरू होगा। इस सोजिश का अमल क्या है? ये हमारे जिस्म का मुदाफियाती निजाम है जो इसको इस तकलीफ से निजात देने के लिए आ रहा है। हमारे पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 1112 पे कॉल चली गई और आप उसके नतीजे में एम्बुलेंस, पुलिस, रेंजर, जो भी उस वाकये के मुताबिक की जरूरी लवाजमात है वो आनी शुरू हो जाएंगी और वो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगी, एक दूसरे को कॉल करेंगी। तो इसके कॉल के नतीजे में यहां से अब इसकी नरिशमेंट के अलावा अब वो चीजें भी आएंगी जो हमारे मुदाफियाती निजाम में शामिल है, जैसे कि प्लेटलेट्स आएंगे, हमारे पास WBCs आएंगे, न्यूरोफिल, मैक्रोफेजेस, इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो इसकी रिपेयरिंग के लिए जरूरी होंगे वो एक मखसूस मैकेनिज्म और तरतीब के लिहाज से वो आते चले जाएंगे। और चूंकि ब्लड का बहाव इस तरह बढ़ गया, अब चूंकि पूरे जिस्म में चूंकि यहां से कॉल आई थी, इन्होंने ब्लड के अंदर एक्टिवेट किया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया जो कि बिल्कुल बीच में थे, वो मौजूद हुए, दीगर जो हमारे व्हाइट सेल्स थे, सफेद जर्रा जिनको कहा जाता है, वो मुतहरिक हुए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? यहाँ पर इजमा लगना शुरू हो गया मुख्तलिफ चीजों का। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब आप देखते हैं कि प्लेटलेट्स आ गए, यहाँ पर हमने देखा कि मैक्रोफेजेस आ गए, माइक्रोफेजेस, यानी इस तरह से करते हुए मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर आ गई। अब जब ये मुख्तलिफ चीजें आ गई तो ये सब भी कोई ना कोई अपना काम करेंगी, काम करने के लिए आई है, इससे निजात देने के लिए आई है, लेकिन इसको निजात नहीं दे पा रही। तो ये सोजिश का अमल एक एक अमल स्टेप करके आगे बढ़ता चले जाएगा,
जैसे कि हज़रत साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब के अंदर इसको तफसील से बताया है, और हम भी इंशाअल्लाह इसको पूरी तफसील के साथ हम समझेंगे इंशाअल्लाह। सोजिश के पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप हम लहज़त से शुरू करेंगे और इसको आगे वरम, जहर, सब तमाम स्टेजेस हम इसको तरतीबार पढ़ेंगे। इस वक्त हम इंट्रोडक्शन के लिहाज से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पर ये चीजें जमा हो गई, प्रोडक्ट जमा हो गई और उसका मुदाफ़ाती निज़ाम भी यहाँ पर मुतहर्रिक हो गया, तो अब उसने क्या किया, यहाँ पर चूंकि एक काफी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई है, तो ये मकाम तहरीक हो गया और इस तहरीक के मकाम को हमने ढूंढना है। और ये कौन सी तहरीक होगी? उज़वी तहरीक है। उज़वी, हमने इस उज़वी और मशीनी तहरीक को इंशाअल्लाह अगले थोड़ी देर के बाद हम मजीद तफसील के साथ हम बाहिमी ताल्लुक के एतबार से पढ़ेंगे कि इनका बाहिमी ताल्लुक क्या है। तो अब आपको पस मंजर में ये बात, ये नक्शा समझ में आना चाहिए कि पीछे बियॉन्ड क्या हो रहा है। अगर हम इसको बियॉन्ड नहीं समझेंगे, हमारे तसव्वुर में आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो बात हम पढ़ रहे हैं वो पीछे क्या है, क्योंकि हर इल्म की अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं। अगर हम उन इस्तिलाहात को नहीं समझेंगे और अपनी करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन कानून नुसरत अज़ा ख्याली इल्म नहीं है, एक फितरी तहकीकाती इल्म है। हज़रत साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे अपनी जिंदगी का एक कसीर हिस्सा उन्होंने वक्फ किया और उस पे मेहनतें की, और वो मेहनतें आज हमारे पास आई है और हमारे लिए तहकीक के रास्ते खोले। हमने तहकीक किसको कहा जाएगा? तहकीक इन्हीं बातों को कहा जाएगा कि उसको जदीद उलूम के तहत, जदीद मालूमात के तहत भी उसको परखते हुए और उसमें मजीद बेहतरी के लिए क्या इक़दाम हम कर सकते हैं, जिसके जरिए से समझने और समझाने में आसानी हो। क्योंकि साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी जितनी तहकीकात करते थे उसको वो किताबी शक्ल में, रिसाले में महफूज करते चले जाते थे। लेकिन वो चूंकि कई दफा ऐसा होता है कि वो राइटर अपनी चीजों को रिव्यू करता है, जिसे साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह रिव्यू न कर पाए और उसमें कई चीजें ऐसी रह गई जिसे समझनी थी। क्योंकि हज़रत साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों में कई जगह पे हम ये देखते हैं कि ऐसा तज़ाद महसूस होता है कि एक जगह उन्होंने कुछ बात की, एक जगह कुछ की। हकीकत में वो तज़ाद नहीं है बल्कि तहकीक है। हज़रत साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीक का अमल जारी रखा और उस तहकीक के अमल को जारी रखते हुए वो कदम ब कदम आगे जाते थे, ईमानदार शख्स थे और अपनी अगली तहकीक को भी दर्ज कर जाते थे। यकीनन अगर वो रिव्यू करते तो अपनी पिछली कई बातों को वो हज़फ करते और नई बात को सामने लाते। हम इंशाअल्लाह ताला उनके अहकामात के मुताबिक, उनके उसूलों के मुताबिक जो बात हमें कानून शिफा के तहत समझ में आई है, हम इंशाअल्लाह ताला उसी के तहत कानून मुफ़रद अज़ाब में हम आगे बढ़ते जाएंगे।